नमस्ते बच्चों। आज का विषय है मातृभूमि का मान। तो इसके पहले कि मैं एकांकी शुरू करूं, पहले पात्र परिचय करते हैं कि इस एकांकी में कौन-कौन से पात्र हैं। तो पात्र में समझने के लिए ये राजस्थान के की कहानी है। वहां पर पहले छोटे-छोटे राजा राज्य हुआ करते थे, वहां राजा होते थे हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो ये कहानी राजस्थान के मेवाड़ की है। तो दो राज्यों की कहानी है। एक है मेवाड़, जिसकी राजधानी का नाम है चित्तौड़। आपको हर उन शब्द को याद करना है जो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ के राजा का नाम है महाराणा लाखा। ये मेवाड़ के महाराणा है, राजा हैं। और यहाँ के रहने वाले, इनका वंश जो था वो क्या कहलाते थे? सिसोदिया वंश के कहलाते थे, है ना। मेवाड़ के रहने वाले सिसोदिया वंश के कहलाए। और अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति है। फिर दूसरा राज्य जो मेवाड़ के ठीक बगल में छोटा सा राज्य है बूंदी, उसके राजा जो हैं वो रावहेमु हैं। वंश क्या कहलाया? हाड़ा वंश। इनका सिसोदिया वंश मेवाड़ के लोग, और ये हाड़ा वंश। और फिर वीर सिंह। वीर सिंह है तो जन्म स्थान बूंदी का है, परंतु ये काम कहाँ करता है? मेवाड़ की सेना में काम करता है ना। लेकिन जन्मभूमि इसकी बूंदी की है। तो ये हमारा पात्र परिचय हुआ। चलिए अब हम मातृभूमि का मान पढ़ते हैं। पहला दृश्य, जगह कहाँ है? बूंदीगढ़। बूंदी की स्थान जो है बूंदी का। बूंदी के राजा रावहेमु अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। ये तब दृश्य यही है कि रावहेमु खड़े हैं और वहां सेनापति अभय सिंह बात कर रहे हैं। और ये कहाँ के सेनापति हैं? मेवाड़ के। अभय सिंह कहते हैं, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो रावहेमु कहते, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अधीनता मतलब आप क्यों चाहते हैं कि बूंदी मेवाड़ के अंडर में रहे? उस क्यों? बूंदी का अपना अस्तित्व है, तो वो मेवाड़ के आगे क्यों सरेंडर कर जाए, है ना। अधीनता स्वीकार करना, उसके अंडर में आ जाना, है ना। अभय सिंह जवाब देते हैं, महाराव हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। इसका क्या अर्थ है? अब अभय सिंह कहते हैं, समझा रहे हैं रावहेमु को। वो किसका संदेश लेकर आए हैं? महाराणा लाखा का, अपने राजा का संदेश लेकर आए हैं रावहेमु को समझाने के लिए कि वो उनके अंडर में आ जाएं, सरेंडर कर जाएं। और कहते हैं कि हम राजपूत, छोटे पुराने जमाने में था ना, छोटा छोटा राज्य था, है ना। सब राजा इसीलिए ना हार गए क्योंकि वो छोटे छोटे ये में उनकी सेना रहती थी। उधर से आए मुगल और उनके ऊपर आक्रमण करके वो जीत गए। एक दूसरे की सहायता कोई नहीं किया। तो छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति, छिन्न भिन्न मतलब इधर उधर फैला हुआ है, असंगठित मतलब एक जुटता नहीं है, संगठित नहीं, एक साथ मिला हुआ नहीं है। तो छोटे छोटे राज्य के जो राजा हैं वो सब मिलकर नहीं है, इसलिए बाहरी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करती है और हम हारते चले जा रहे हैं, वो हम उनके अधीन हो रहे हैं। तो इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। कोई एक ही बलशाली राजा रहे, सारे छोटे राजा उस बड़े राजा के अंदर चले जाएं। रावहेमु कहते हैं, और वह केंद्र चित्तौड़ है। आपको ऐसा क्यों लगता कि केवल आपके ही महाराज सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? यही उनके कहने का रावहेमु के। हर राजा अपनी जगह का सबसे शक्तिशाली होता है। रावहेमु को पता है कि वो छोटा सा राज्य है और वो बिल्कुल भी महाराणा लाखा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, मेवाड़ के जो राजा महाराणा लाखा हैं। तब अभय सिंह जवाब देते, इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है।
जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित रहे। और तब अभय सिंह महाराणा लाखा के मन की जो बात थी कि इसमें कोई संदेह है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अभी कोई है तो महाराणा लाखा है, जो चित्तौड़ के में है, अभी है ना, मेवाड़ के राजा हैं, तो आप भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। ये अभय सिंह समझा रहे हैं राव हेमू को। किसी राजा को ये बात अच्छी लगेगी नहीं, तो राव हेमू को भी अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, या तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। तो उनके लिए तो बात बराबर ही है ना, चाहे वो विदेशी शक्ति के अधीन जाए या आपके अधीन जाए। हम क्यों, कोई भी राजा ऐसी बातें नहीं स्वीकार करेगा। उन्होंने मना कर दिया। अब अभय सिंह कहते हैं, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की बड़ी आवश्यकता है। तो एक सूत्र में गुथे जाने मतलब सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसे माला को हम पिरोते हैं ना, एक ही थ्रेड में सब डालते हैं, तो वैसे ही सबको एकजुट होना है। और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है, वह है महाराणा लाखा। राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, चाहे वह छोटे राज्य का राजा हो। हर राजा अपने ताकत पे नाज रखता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना जानता है। इतने बड़े दंभ को, दंभ यहाँ अहंकार के लिए कहा गया है, कि मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। अब ये प्रश्न आपके वर्कबुक में है, क्यों कहा गया कि माला के तोड़ने का श्री गणेश हो गया, कौन सी माला बनी है, आशय स्पष्ट करें। अगर आएगा तो आप माला, जैसे मैंने बताया ना, एक सूत्र में गूंथने की आवश्यकता। तो यहाँ राव हेमू कहते हैं कि हम प्रेम से अगर आप बात करें तो हम सब राजा एक सूत्र में हैं, और आपकी जब आपकी सहायता की जरूरत होगी आपको, हम आपकी मदद करेंगे, है ना। लेकिन आपने जो ये प्रस्ताव भेजा है कि सब मेरे अधीन आ जाओ, हो जाओ सब राजा, तुम सरेंडर करके और अपनी प्रजा मेरे अंदर दे दो, अपना राज्य मुझे दे दो, तो ये जान जाइए कि आपने उस प्रेम को तोड़ना शुरू कर दिया, और उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया, मतलब शुरुआत हो गया। समझ में आया? तब अभय सिंह कहते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है, कोई किसी के आगे आ नहीं रहा है, अनुशासन की कमी है। राव हेमू उसका जवाब देते हैं और कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इतनी इच्छा हुई है, तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है, और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है, अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। उन्होंने दो टुक में जवाब दे दिया कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। क्या था प्रस्ताव? महाराणा लाखा के अंडर, अंडर मतलब हिंदी में अधीन हो जाना, मतलब आप सरेंडर कर जाइए और अपनी प्रजा, अपना राज्य किसे दे दीजिए, वो अपना विस्तार करना चाहते थे ताकि उनकी सेना बड़ी हो और वो बाहरी शक्तियों से लड़ सके। अभय सिंह कहते हैं, तो मैं जाऊं? राव हेमू कहते हैं, आपकी इच्छा, और दोनों अपने अपने स्थान चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू हुआ। अब कितना भी अभय सिंह समझाने की कोशिश करते हैं राव हेमू को, राव हेमू उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो वापस आकर किसको बताए? महाराणा लाखा को। और उसके बाद राव हेमू को भी पता था कि पहले प्रस्ताव आता है मौखिक, अगर उस बात को वो नहीं मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि मेवाड़
अब उनके ऊपर आक्रमण करेगा। तो राव हेमू भी तैयार हो गए थे। और इस बीच में दूसरे दृश्य और पहले दृश्य के बीच में कुछ घटना घटित हुई जिसकी चर्चा हम लोग दूसरे दृश्य में करेंगे। ठीक है, तो स्थान कहाँ का है? चित्तौड़ का। चित्तौड़ कहाँ की राजधानी थी? मेवाड़ की, जिसके राजा महाराणा लाखा हैं। महाराणा लाखा बहुत ही चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं? महाराणा लाखा कहते हैं, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। तो जानते हो बच्चों, हुआ क्या है? वो क्यों परेशान है? क्योंकि जब राव हेमुन ने अभय सिंह की बात नहीं मानी तो वो आकर बताए महाराणा लाखा को। अब महाराणा लाखा तैयारी करने लगे कि बूंदी पर आक्रमण करना है। और इधर राव हेमू भी तैयारी करने लगे। और बॉर्डर जो था दोनों राज्य का, वहां पर मैं पहले थोड़ी सी कहानी बता दूंगी तो ये समझना आसान होगा। बॉर्डर पर आकर महाराणा लाखा की सेना टेंट लगाकर वहां विश्राम कर रही थी, तैयारी कर रहे थे, युद्ध कितने दिन चलेंगे है ना उसकी। बस राव हेमू की सेना क्या करती, उनको पता था कि उनकी सेना छोटी है। वो आधी रात को मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं, है ना। और मेवाड़ महाराणा लाखा की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। कुछ सेना भाग गई, कुछ सेना लड़ने लगी, कुछ सेना राजा को बचाने लगी, क्योंकि वो लोग विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और महाराणा लाखा को किसी तरह से बचाया। और तब ये हमारा दूसरा दृश्य शुरू हुआ है। ये पहला दृश्य और दूसरे दृश्य की बीच की बात थी। और इसी शर्मिंदगी से कि हम इतने बड़े राज्य के राजा हैं, फिर भी एक छोटे से राज्य के राजा से, राव हेमू की सेना से हम हार गए, हम भाग कर चले आए। और वो शर्मिंदित हैं, चिंतित हैं और दुखी हैं, है ना। तब मेवाड़ के, और वो कहते हैं कि मैंने आज तक मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कभी कोई महाराजा नहीं हारे। मैंने कलंक का एक टीका लगा दिया है ना, मेरे कारण मेवाड़ ने ये हार का दिन देखा। और कहते हैं इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को किस प्रकार हरा दिया है। मैं बहुत दुखी हूं। इतने में कौन आता है? अभय सिंह, है ना। और महाराणा को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है। अभय सिंह कहते हैं, महाराज, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। मतलब दरबार में सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराणा लाखा कहते हैं, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अब कहां पर वो युद्ध हुआ था? मैंने जो भी बात बताई, ये आपके लिए कीवर्ड है, याद रखिए। नीमरा के मैदान में, है ना। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। और फिर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बप्पा रावल, वीरवर हम्मीर का रक्त जिसके धमनियों में, धमनी वेन को बोलते हैं, कि उनके खून, इतने वीर महाराजाओं का, हमारे पूर्वजों का खून जिसके रग, जिनके धमनियों में दौड़ रहा है, वह प्राणों के भय से भाग जाए, कितनी कलंक की बात है। मैंने अपने पूर्वजों का नाम खराब किया, है ना। उनको शर्म आ रही है सभा में अपनी प्रजा के सामने जाने में। तब अभय सिंह कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक करते हैं महाराणा। हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिविर मतलब टेंट। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लड़ना चाहते थे, लोहा लेना मतलब उससे युद्ध करना चाहते थे, किंतु हम लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है?
अभय सिंह उनको समझाने की कोशिश करता है कि आप नहीं भागे, हमने आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए आपको, क्योंकि अचानक कोई तैयार नहीं था ना, प्रिपेयर नहीं थे, देवर प्रिपेयरिंग की लड़ेंगे, और वो उससे पहले ही राव हेमू अटैक कर जाता है। ठीक है। तब महाराणा लाखा कहते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। अब इसका क्या अर्थ है? खाल मोटी होना मतलब थिक स्किन, थिक स्किन यू पीपल यूज करते हो ना, तो थिक स्किन मतलब जिनको शर्म नहीं आती है ना, उनको अगर अपमान उनका होता भी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन मैं तो इतने ऐसे पूर्वज मेरे हुए, वीर पूर्वज हुए हैं, मैं कैसे ये अपयश, कलंक और अपमान को सह सकता हूं, है ना। मुझे तो इस कलंक के टीकों को धोना ही होगा। तो अभय सिंह कहता है, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर आप अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है महाराज, है ना। तो महाराणा लाखा कहते हैं, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है ना। मतलब उनको अब अपने पौरुष, पुरुषत्व को दिखाना होगा, अपनी शक्ति को दिखाना होगा सेना के लिए। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने तुरंत प्रतिबच्चे उस समय में ना, लोगों की बात, अपनी वचन को निभाने के लिए वो लोग अपने प्राण तक दे देते थे। बिना कुछ सोचे जोश में आकर महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली, ओथ ले लिया कि मैं जब तक, ये आप याद कर लीजिए, है ना, उनकी प्रतिज्ञा को, कि वो जब तक बूंदी के दुर्ग में, किला में सेना के साथ, ससैन्य मतलब सेना के साथ अंदर नहीं जाएंगे। अंदर कब जाएंगे? जब उनको हराएंगे तभी जाने को मिलेगा। तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे, खाएंगे भी नहीं और पिएंगे भी नहीं। अभय सिंह बोला, महाराणा ये आपने क्या किया, है ना। छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? हम तो उन्हें अवश्य हरा देंगे, उन्हें भी पता है कि वो हार जाएंगे, वो छोटी सी सेना है उनकी, तभी तो वो रात में आक्रमण किए हैं। बूंदी को उसकी धृष्टता, मतलब उनकी जो ये हिम्मत थी जो उन्होंने दिखाई है, उसको डेयर करने को धृष्टता कहा गया, के लिए दंड तो दिया ही जाएगा। लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं ये तो हमने देखा। युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते, उनको प्राणों का डर नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, हमें तो जीतना ही है महाराणा। लेकिन आपने प्रतिज्ञा क्यों की? किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें महाराणा, है ना, क्योंकि अब आप खाएंगे पिएंगे नहीं, और इतने दिन तक नहीं खाएंगे पिएंगे तो हम जीतेंगे कैसे? जीतना असंभव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समय लगेगा, और अगर आप पानी भी नहीं, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे तब तो मुश्किल है। अभय सिंह समझा रहा है, लेकिन वो तो प्रतिज्ञा ले चुके थे। तब महाराणा लाखा कहते हैं, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या अभी कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में, राजपूत कहा जाता है वो सूर्यवंश के वंशज हैं, है ना, सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? वो अपने वचन के पक्के होते हैं, जो बात उन्होंने कह दी उसे पूरा करना ही है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सूर्यवंशियों का मूल मंत्र है, उनके जीवन का मूल मंत्र है। बच्चों ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सूर्यवंशी लोगों के जीवन का मूल मंत्र क्या है। जो तीर तरकश से निकलकर, तरकश क्या होता है? धनुष जो तीर पीठ पे जो रखने के लिए होता है ना, तुमने देखा होगा,
उसको तरकश कहते हैं। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़ जाए, धनुष की कमान पर, स्ट्रिंग पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। वैसे ही जो बात मुंह से निकल गई उसे वापस नहीं ली जा सकती। तो मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी। उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने जो जोश जोश में कह दिया है वो आसान नहीं है, यह मैं जानता हूं। और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति कौन है? जो कहाँ के रहने वाले? बूंदी के रहने वाला हाड़ा वंश के हैं, और जो मेवाड़ के रहने वाले वो सिसोदिया वंश के हैं। कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार कम नहीं है। हिम्मत है, जब तक प्राण है तब तक वो भी लड़ेंगे। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वो पूर्ण होनी ही चाहिए, उन्होंने कहा। इतने में नेपथ्य से गान हो रहा है। नेपथ्य मतलब बैक स्टेज, क्योंकि ये स्टेज पे एकांकी हो रही है ना, तो क्या आवाज आ रही है? ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। गाते गाते चारणी का प्रवेश होता है। अब चारणी कौन है? देखो, राजा महाराजा के यहाँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो लोग रखते थे जो कि कुछ उनके लिए कविताएं बनाएं, गीत बनाएं और उनके गाथा गाएं, उनकी वीर गाथा गाएं कि आप बहुत उससे क्या होता है, इनकरेजमेंट मिलता है। और युद्ध में जाने से पहले ये सब सुनकर कि हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है ना। तो यहाँ चारणी जो है गाना गाकर उसे एक चीज अच्छा नहीं लगा कि उसके महाराज क्यों इतने राजपूतों को एक युद्ध बूंदी को कर रहे हैं, फिर दूसरे राज्य को करेंगे, ऐसा कौन सा विचार क्यों महाराणा के मन में आया। तो वो गाना गाकर यही वो कहना चाहती है कि हे महाराज, आप इस मोतियों की माला जो राजा लोग राजपूत जुड़े हैं इसे मत तोड़िए, है ना। ये सब रत्न के समान है, सब एक साथ मिल करके हैं, प्यार से इन्हें जोड़ कर रखिए, इनके साथ युद्ध मत करें। इन 4 पंक्तियों का यही अर्थ है। ये वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट समझा दिया। आगे, तब महाराणा लाखा कहते हैं, अच्छा तुम कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। श्रृंखला मतलब सीरीज, है ना। तो तुम राजस्थान को एकता की श्रृंखला में सबको जोड़ने की, राजा को जोड़ने की बात कर रही थी। अब महाराणा लाखा को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि एक तरह से वो जो प्रेम का संबंध था अगल बगल के राजा लोगों के साथ, वो तो अब टूटेगा ही। वो तो मैं तोड़ने जा रहा हूं, 2 जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। तब चारणी कहती हैं, यह आप क्या कहते हैं महाराणा, आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधन में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं, है ना। आपने उनकी इतनी मदद भी की है। किसकी? बूंदी वालों की, हाड़ा वंश की। यदि उनसे धृष्टता हो गई, कुछ गलती उन्होंने की है, कोई डेयरिंग काम किया है, तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। तो महाराणा कहते हैं, चारनी तुम बहुत देर से आई, है ना। अभय सिंह कहते हैं, चारनी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को न जीत लें, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। चारनी बोलती है, दुर्भाग्य। फिर वो कुछ सोच कर कहती है, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आपको इस युद्ध को रोकना ही होगा। देश का कोई भी शुभ चिंतक इस विद्वेष मतलब ईर्ष्या
है कि आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता, कोई प्रसन्न नहीं है इस विचार से। तब अभय सिंह कहते हैं किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए सूर्यवंशी का मूल मंत्र है। अब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है तो पूरी तो होनी होगी। क्या थी प्रतिज्ञा? कि वो बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश जब तक नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब चारनी कहती है उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, है ना। नकली जो असली दुर्ग है हूबहू वैसा ही, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा उसको नकली वाले को मतलब खेल खेल में उसको तोड़ दें, उस दुर्ग के अंदर चले जाए सेना के साथ और प्रतिज्ञा पूरी हो गई। महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा लाखा को अब तक ये एहसास हो गया कि उन्होंने जोश जोश में कुछ तो गलत प्रतिज्ञा ले ली है ना। तब वो कहते हैं अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। और सब वहां से फिर चले जाते हैं। अब शुरू होता है तीसरा दृश्य, है ना। दो सीन हो गया, पहला था हमारा कहां का, बूंदी का, है ना। और दूसरा दृश्य कहां का था, चित्तौड़ का। तीसरा दृश्य भी चित्तौड़ है, लेकिन चित्तौड़ के निकट पास में एक जंगली प्रदेश, वहां नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा है और महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश हो रहा है। तो नकली दुर्ग वहां बनाया गया है चित्तौड़ के पास एक जंगल में, है ना। अभय सिंह कहते हैं आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना। निरीक्षण मतलब उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसको चेक कर लिया, देख लिया। तो महाराणा कहते हैं क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। उनको लगा कि चलो खेल खेलेंगे हम, है ना, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। उनको अभी भी बूंदी के साथ युद्ध करना ही है। चारनी ने यह सुझाव क्यों दिया? क्योंकि चारनी चाहती थी कि वो युद्ध रोक दे, परंतु महाराणा अभी भी युद्ध करना चाह रहे हैं। लेकिन अपमान की वेदना मतलब दुख में, कष्ट में, जो अपमान का जो कष्ट था उनके मन में जो विवेकहीन मतलब जो कि बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। इसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए, है ना। तब अभय सिंह कहते हैं निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सुशोधिया का सिंहनाद होगा। मतलब हम बूंदी को अवश्य जीत जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग आज के रण मतलब युद्ध की तैयारी करें। तब महाराणा लाखा कहते हैं किंतु यह रण होगा किससे, किससे हम युद्ध करेंगे? यहां तो कोई बूंदी वाले हैं नहीं। इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ मतलब रास्ता प्रतिरोध मतलब रोकने वाला नहीं होना चाहिए ना, कोई तो होगा नहीं। तब अभय सिंह कहते हैं हाँ, खेल में भी कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे, मतलब नकली गोली चलाएंगे, है ना, असली नहीं चलेगा। सब गेम जैसा हो रहा है ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। और अभय सिंह और महाराणा लाखा वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां दूसरी ओर वीर सिंह और कुछ साथियों का प्रवेश होता है। तो चलो देखते हैं कि वीर सिंह कौन है।
वीर सिंह बच्चे और उनके जो साथी हैं ये सब रहने वाले थे, ये हाड़ा वंश के थे, बूंदी के रहने वाले थे। लेकिन होता है ना, हम नेबरिंग स्टेट में जाते हैं जॉब के लिए, पर ये काम कहाँ कर रहे हैं? मेवाड़ की सेना में। जब भी मेवाड़ को जरूरत हुई है तो मेवाड़ की सेना में ये सारे वीर वहीं पर काम करते थे। आज ये सारे बूंदी के जो महाराणा लाखा की सेना में बूंदी के लोग थे, वो सब आए हैं नकली अपने बूंदी के दुर्ग को देखने। अब वीर सिंह क्या कहते हैं ये सुनो। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। तब वीर सिंह कहते हैं, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? वीर सिंह कहते हैं। तब दूसरा साथी कहते, किंतु यह तो नकली बूंदी है ना। सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो वीर सिंह कहता है, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। अब यहाँ महाराणा लाखा को पता नहीं है कि उनके पीछे उनकी ही सेना में जो बूंदी के रहने वाले कुछ सिपाही हैं, वो इस युद्ध को सच्ची का युद्ध बनाने वाले हैं, है ना। तब तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, हम तो उनकी सेना में हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों कहा कि महाराणा के नमक से बना है? क्योंकि उन्हीं की सैलरी, उन्हीं के दिए पैसे पर हम खाना पीना खाते हैं, तो हम उनके कर्जदार हुए, है ना। तो हमें उनकी इच्छा में रुकावट नहीं बनना चाहिए, ये तीसरा साथी कहता है। तब वीर सिंह कहते हैं, जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ, जब भी मेवाड़ को हमारी आवश्यकता हुई है, हम सब मेवाड़ के साथ महाराणा लाखा की सेना के साथ खड़े रहे हैं और अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की है। हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है ना। जो वो सैलरी दे रहे हैं उसके लिए हमने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, तब हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। तो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने मातृभूमि को अपनी कर्तव्य भूमि से ज्यादा ऊपर रखा है। कहा कि जो जहां हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को तो हम हमेशा निभाते आए हैं। मेवाड़ के लिए सदैव अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की है, युद्ध में साथ दिया। परंतु अगर ये युद्ध हमारी जन्मभूमि के साथ है, तो हम किसका साथ देंगे? अपनी मातृभूमि का मान बचाएंगे, है ना। ये वीर सिंह कहता है। तब पहला साथी उनकी बातों से सहमत हो जाता है और कहता है, निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी। हाड़ा वंश मैंने कहा था ना, बूंदी के रहने वाले हाड़ा वंश के। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। बच्चों, ये बात सही है। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी जगह से प्रेम करते हैं, तो उसकी तस्वीर के साथ भी कुछ अपमान होगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो वही बात हो गई, बूंदी नकली है, परंतु उसके साथ बुरा भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा है ना।
जन्मभूमि मातृभूमि हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। वीर सिंह कहते हैं, मेरे वीर तुम अग्नि कुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे, है ना। तब सब लोग कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हाड़ा वंश के जितने थे जो कि अभी मेवाड़ में है, कि प्राणों के रहते मतलब जीते जी इस दुर्ग, नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ का ध्वज झंडा नहीं फहराने देंगे। और तब वीर सिंह कहता है, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी करें। और वो तैयारी करने चले गए। चौथा और अंतिम दृश्य है, उस बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार है। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश होता है ना, जो लास्ट सीन है उसमें। महाराणा लाखा कहते हैं, सूर्य डूबने को आया, सूर्यास्त होने को है। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। पूरा दिन लग गया। वीर सिंह और उसकी मुट्ठी भर के साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अब इन लोग को पता चल गया कि अंदर से तो सच्ची की लड़ाई हो गई अब, है ना, नकली दुर्ग से ही हो रही है लड़ाई। अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक मतलब अचानक के प्रहारों से बहुत चक्की हो गई। अब दुर्ग किला के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई। जो सामान उन लोगों ने रखा था ना, वो अब कम होने लगा। आपकी प्रतिज्ञा होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। तब महाराणा लाखा कहते हैं, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। सच्ची की लड़ाई हो गई बूंदी वालों के साथ। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष ना होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें लग रहा है कि मेरे ही सेना का ये वीर सिपाही है। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों को किसी प्रकार रक्षा हो सकती। तब अभय सिंह कहते हैं, मैंने भी दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी। तो मुझे मतलब जो युद्ध हो रहा था, तीर की जो वर्षा हो रही थी ना, तो उसके बारे में कहा। तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और सफेद झंडा इस बेसिकली पीस का साइन होता है। तो युद्ध को अभय सिंह ने रोका और जाकर वीर सिंह से बात करते हैं बीच में, युद्ध के बीच में। वीर सिंह की और दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राणों को न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। मातृभूमि के विरोध में नहीं रह सकते। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें। ये कौन कहता है? वीर सिंह। लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं है कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें।
और फिर मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है नकली बूंदी पर, भीम बूंदी की ही पताका फहराई जाएगी। पताका मतलब झंडा, है ना। तब महाराणा लाखा कहते हैं, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। थोड़े हैं पर बहुत ही वीर हैं। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का अब कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह दूर से इनको दिख रहा है ना, कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह मां जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। कौन कह रहा है ये? महाराणा लाखा। धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। अब उनको थोड़ा थोड़ा दुख भी लग रहा है कि मेरी ही सेना में तो इतना वीर सिपाही था, वो आज वो क्या हो गया है, वो अब मरने वाला है। जोर का धमाका होता है और वीर सिंह मारा जाता है। तब महाराणा लाखा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना मतलब वो मारा गया। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके, मतलब जीत गए, है ना। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहां ले आओ। अभय सिंह चले जाते हैं। तब महाराणा लाखा कहते हैं, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ मतलब अहंकार ने आज कितने निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। महाराणा को यह एहसास होता है, उनकी प्रतिज्ञा तो पूरी हुई पर कितने मारे गए। इतने में चारनी आती है और कहती है, महाराणा अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ की सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्भी बज रही है। क्यों चारनी ऐसा कहती है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि असली का युद्ध तो और बड़ा होगा ना, और लोग मारे जाएंगे। वो रुके, चारनी समझाना चाहती है। तब महाराणा लाखा कहते हैं, चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का, उनको पश्चाताप हो रहा है, ये क्यों सोचा था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं, ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। उनको अब एहसास हो गया। चारनी कहती है, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? उसको लग रहा है कि क्या अब आप युद्ध नहीं रोक सकते? इतने में वीर सिंह का शव आ जाता है और अभय सिंह आते हैं। महाराणा लाखा उसके शव के पास बैठकर कहते हैं, चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। किंतु क्या बूंदी के राव हेमू तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज इस दुर्घटना को भूल सकेगा? अब इतने में राव हेमू भी वहां आ जाते हैं बूंदी से। उनको ये बात पता चल गई थी और वो कहते, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान की रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। स्वजन मतलब अपने लोगों पर। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत
अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक मतलब अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का, मातृभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा लाखा कहते, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। और सब मिलकर वीर सिंह के आगे झुकते हैं, है ना। और यहीं पर हमारी एकांकी समाप्त हो जाती है और फिर वो युद्ध नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको कुछ कोई भी संदेह हो या किसी खास विषय पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।